हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही जरूरी और काफी सीरियस चैप्टर को समझते हैं। ये वो कहानी है जिसने पूरी दुनिया की सोच और नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी क्या हालत रही होगी, क्या मजबूरी होगी कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ही पूरे परिवार को खत्म करके खुद भी मर जाए। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये असल कहानी है 11 साल के हेलमुथ की। उसके पिता एक डॉक्टर थे और हिटलर के पक्के समर्थक, एक नाज़ी थे। 1945 में जब हिटलर हार गया तो हेलमुथ के पिता ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। हेलमुथ सालों तक इस डर में जिया कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर न दे दे। तो ये जो क्यों है ना, इसी क्यों का जवाब ढूंढना ही इस चैप्टर को एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो चलिए, इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम शुरू करेंगे एक ऐसे देश से जो संकट में था। फिर देखेंगे कि कैसे एक मसीहा आता है, वो कैसे लोकतंत्र को खत्म करता है, और फिर कैसे नफरत की एक सोच फैलाकर नरसंहार और आतंक का एक भयानक दौर शुरू होता है। तो कहानी की जड़ें हैं पहले विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नात्सीवाद की पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है, जब जर्मनी युद्ध हार चुका था और हालात बहुत खराब थे। युद्ध हारने के बाद जो देश जीते थे, उन्होंने जर्मनी पर वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई जबरदस्ती थोप दी। और ये सिर्फ एक संधि नहीं थी, ये जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। जर्मनी के 13% इलाके छीन लिए गए, उसका 75% लोहा और 26% कोयला भी ले लिया गया। और तो और युद्ध का सारा इल्जाम जर्मनी पर डालकर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया। इस अपमान ने जर्मन लोगों के मन में एक गहरी नफरत और बदले की भावना पैदा कर दी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। जर्मनी के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि वहां की करेंसी मार्क की कीमत मिट्टी के बराबर हो गई थी। एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। सोचकर देखिए, किसी ने पूरी जिंदगी पैसे बचाए हों और रातों रात उसकी सारी जमा पूंजी की कीमत जीरो हो जाए। इस भयानक आर्थिक स्थिति को अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी मुश्किल समय में जर्मनी में एक नई डेमोक्रेटिक सरकार बनी, जिसका नाम था वाइमर रिपब्लिक। लेकिन ये सरकार पैदाइशी कमजोर थी। क्यों? 2 बड़े कारण थे। पहला, वहां का चुनाव का तरीका ऐसा था कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिल ही नहीं पाता था। नतीजा, सरकारें बनती थीं, गिरती थीं। और दूसरी सबसे खतरनाक कमी थी आर्टिकल 48। ये आर्टिकल राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाकर सारे नागरिक अधिकार खत्म करने की पावर देता था। और यही कमजोरियां आगे चलकर हिटलर के लिए रास्ता बनाने वाली थीं। और जब लोग हर तरफ से निराश और हताश होते हैं, तब वो किसी ऐसे लीडर को ढूंढते हैं जो उन्हें उम्मीद दे सके, जो उन्हें इस मुश्किल से निकालने का वादा करे। जर्मनी के लिए वो वादा बनकर आया हिटलर। ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। 1928 तक नाज़ी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, मतलब कोई खास पहचान नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1929 में महामंदी आई, लोगों की नौकरियां गई, बिजनेस ठप हो गए, तो लोगों की यही निराशा हिटलर की ताकत बन गई। सिर्फ 4 साल में 1932 तक नाज़ी पार्टी 37% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हिटलर एक जबरदस्त स्पीकर था। उसने राजनीति का एक नया स्टाइल शुरू किया। बड़ी बड़ी रैलियां, लाल झंडे, स्वास्तिक का निशान, नाज़ी सल्यूट, ये सब कुछ लोगों में जोश भरने और अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। उसने लोगों से बड़े बड़े वादे किए, एक मजबूत देश बनाने का, वर्साई के अपमान का बदला लेने का और नौजवानों को रोजगार देने का। 30 जनवरी 1933 ये वो तारीख है जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, जो कि प्रधानमंत्री के बराबर का पद था। और बस सत्ता हाथ में आते ही उसने एक एक करके लोकतंत्र के हर पिलर को गिराना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। फरवरी 1933 में जर्मनी की संसद में एक रहस्यमयी आग लगी। हिटलर ने इसका फायदा उठाकर अग्नि अध्यादेश या फायर डिक्री जारी कर दी। इससे लोगों के बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सब कुछ छीन लिया गया। और फिर मार्च 1933 में आया विशेषाधिकार अधिनियम या दी इनेबलिंग एक्ट। इस एक कानून ने जर्मनी में तानाशाही की नींव रख दी और सारी शक्तियां हिटलर के हाथ में दे दी। ये एक्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सवाल ये है कि हिटलर ये सब क्यों कर रहा था? वो ये ताकत क्यों चाहता था?
इन सारे भयानक कामों के पीछे एक बहुत ही जहरीली सोच काम कर रही थी, नात्सियों की नफरत से भरी विचारधारा। नात्सी विचारधारा की 3 मुख्य बातें थीं। पहला, वो नस्ल के आधार पर इंसानों को बांटते थे। उनका मानना था कि नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे सुपीरियर नस्ल हैं और यहूदी सबसे नीचे, यानी अवांछित हैं। दूसरा, वो योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करते थे, मतलब जो नस्ल ताकतवर है उसे ही जीने और राज करने का हक है। और तीसरा, लेबेंसराम, यानी लिविंग स्पेस। इसका मतलब था कि जर्मन लोगों को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, चाहे वो दूसरे देशों से छीननी ही क्यों ना पड़े। और इसी नफरत भरी सोच का जो नतीजा निकला, वो था इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी सोची समझी योजना थी। ये जो नरसंहार था, ये एक दिन में नहीं हुआ। इसे 3 चरणों में अंजाम दिया गया और एग्जाम में लिखने के लिए ये तीनों स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला स्टेप था बहिष्कार, जिसमें यहूदियों को नौकरी से निकाला गया, उनके बिजनेस बंद करवाए गए और उनकी नागरिकता छीन ली गई। दूसरा स्टेप था घेटोकरण, जिसमें उन्हें शहरों के कुछ तंग इलाकों में, जिन्हें घेटो कहते थे, रहने पर मजबूर किया गया। और तीसरा और आखिरी स्टेप था संहार, यानी उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर गैस चेंबर में डालकर मार देना। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ पार्क में बेंच पर लिखा है सिर्फ आर्यों के लिए, यह है सामाजिक बहिष्कार, और दूसरी तरफ ये मालगाड़ी है जिसमें जानवरों की तरह भरकर लोगों को सीधा मौत के मुंह में, यानी डेथ कैंपस में ले जाया जा रहा था। ये तस्वीरें हमें उस सफर को दिखाती हैं जो सामाजिक नफरत से शुरू होकर सामूहिक हत्या पर खत्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए एक खजाना है। इसमें इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट तारीखें और घटनाएं हैं, जैसे वर्साई की संधि, हिटलर का चांसलर बनना, इनेबलिंग एक्ट और न्यूरनबर्ग कानून। इन्हें तो बिल्कुल पक्का कर लेना है। चलिए, अब जरा दिमाग पर जोर डालते हैं। इन सवालों के बारे में सोचिए। पहला, कि 1929 की आर्थिक महामंदी नात्सी पार्टी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे बन गई, और दूसरा, कि नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने में इतना कामयाब कैसे हो गया। सोचिएगा जरूर। एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल कैसे आ सकते हैं? देखिए, 1 नंबर में पूछा जा सकता है एनेबलिंग एक्ट क्या था। 3 नंबर में वाइमार रिपब्लिक की प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जा सकता है। और 5 नंबर के लॉन्ग आंसर में नाजी आइडियोलॉजी के मेन फीचर्स पूछे जा सकते हैं। अब चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। सोचिए कि साल 1938 है और आप जर्मनी के एक स्कूल में पढ़ते हैं। आपकी क्लास में नस्लीय विज्ञान की किताब पढ़ाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके कुछ दोस्त अशुद्ध नस्ल के हैं, और फिर एक दिन उन दोस्तों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कैसा महसूस होगा? क्या आप खुश होंगे, डरेंगे, या उनका साथ देने की हिम्मत करेंगे? मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, वाइमार रिपब्लिक की 2 कमजोरियों को आपस में मिक्स मत करना। दूसरी, होलोकास्ट के 3 स्टेप्स को सही ऑर्डर में याद रखना, पहले बहिष्कार, फिर घेटोकरण और फिर संहार। और तीसरी गलती, सिर्फ ये मत लिखना कि हिटलर अच्छा बोलता था, ये भी बताना कि वो क्या बोलता था और लोग उसकी बातों पर यकीन क्यों कर रहे थे। चलिए पूरे चैप्टर का एक फास्ट रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई, जिससे वर्साई की संधि हुई और उससे वाइमर रिपब्लिक कमजोर हुआ। देश में आर्थिक संकट आया, लोग परेशान हुए और उन्हें हिटलर के वादे अच्छे लगने लगे। प्रोपेगेंडा और रैलियों से नात्सी पॉपुलर हो गए। इनेबलिंग एक्ट से हिटलर डिक्टेटर बन गया, और फिर उसकी नस्लीय सोच ने आतंक और नरसंहार को जन्म दिया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने आया। तो याद रखिए, इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ क्या हुआ और कब हुआ ये रटना काफी नहीं है। आपको क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पर फोकस करना है, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं, बल्कि कारण और प्रभाव की एक पूरी कहानी है। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।